नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव जारी है। तीसरे दौर का मतदान करीब है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। यानी इन सीटों पर राजनीतिक दलों, उसके प्रत्याशियों के भाग्य को वोटरों ने ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। वोटिंग का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड ने भारतीय जनता पार्टी, उसके पैरोकारों और एनडीए की धड़कनें बढ़ाकर रखी हुई हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदी हार्टलैंड जितना का जितना है, वहां जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं, वहां भी जो वोट का परसेंटेज गिरा है, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई हुई है। अभी मतदान के 5 चरण शेष हैं। 253 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे आएंगे तब आएंगे, लेकिन जो 2 चरणों की वोटिंग है, उसके बाद विपक्ष संकेत और तंज भरी भाषा में कहना शुरू कर चुकी है कि मोदी जी पेटी बांध लीजिए, झोला टांग लीजिए, जहाज गुजरात लैंड करने जा रहा है। तंज और व्यंग तो और विपक्ष के दावे, सत्ता पक्ष के प्रति दावे अपनी बिल्कुल जगह है, अपनी जगह है। जो 2 चरणों की वोटिंग है, तो कम वोटिंग किसे नफा पहुंचा रही है, किसका नुकसान होने जा रहा है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जो भी सवाल हैं उनके जवाबों को तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब, केपी मलिक साहब, राजेश ठाकर जी हैं, विनय ठाकुर जी और अमिताभ श्रीवास्तव जी। सभी ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिनको देश जानता है। केपी मलिक साहब जाना पहचाना चेहरा है। अरुण दीक्षित जी भी 4.5 दशक से ज्यादा का वक्त से जर्नलिज्म कर रहे हैं। इधर राजेश ठाकर साहब गुजरात में हैं। गुजरात से वो बहुत अच्छी और पूरे देश के नब्ज को टटोलते हैं, देखते हैं और बहुत शानदार टिप्पणियां करते हैं। अमिताभ भाई को भी सभी जानते हैं। उनके शेर, उनकी शायरी ख्यात है, पसंद की जाती है। और हमारे साथ जो विनय ठाकुर साहब तमिलनाडु से जुड़े हैं, बहुत खास मेहमान है, खास पैनल है। शुरुआत मैं करूंगा मलिक साहब आपके साथ। क्या कह रहा है, क्योंकि यूपी है जो रास्ता है दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का, और जो 2 चरण हुए हैं, हम लोगों ने इसके पहले जब 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी, वहीं यूपी की भी सीटें थी, तो आपसे बात कर रहे थे। लेकिन अब एक पूरा का पूरा जो दृश्य है निकल कर आ चुका है 2 चरणों का, 190 सीट देश भर की और यूपी की भी। तो क्या आप इसको लेकर प्रतिक्रिया दीजिएगा? क्या आप देख रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं? क्योंकि आगने वाले जो 5 चरण है, पहला चरण भी जो था उसने परेशान किया, दूसरे चरण ने और ज्यादा परेशान किया है। तो क्या कुछ आपकी टिप्पणी है मलिक साहब? देखिए संजीव जी, मैं पहले यहाँ 2 बात करना चाहता हूँ। एक तो विनय ठाकुर जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा ये बताई जा रही है कि जो नुकसान हो रहा है हिंदी पट्टी में, वो तमिलनाडु से 80% भाजपा जीत रही है, केरल जीत रही है, कर्नाटक जीत रही है। तो हम थोड़ा करंट जानना चाहें, क्योंकि हमारी वहां जान पहचान कुछ है नहीं, हमें पता लगता नहीं है। तो हमें कई लोग इसलिए चुप करा देते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, जो यहाँ नुकसान हो रहा है वो सब वहां भरपाई हो जाएगी। तो कैसे होगी, थोड़ा इनसे गणित समझ लेंगे सर। एक तो मेरा ये है। दूसरा सर ये है कि कल मेरे पास, हो सकता है आपको भी मिला हो, कल मेरे पास एक जो सट्टा बाजार का आकलन है वो मेरे को हाथ लगा है राजस्थान से, और उसमें भाजपा को 7 सीटें केवल दे रहा है सट्टा बाजार। और वो मेरे गले भी जो वोट का पैटर्न, हाँ, वो मेरे गले नहीं उतरा है, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटें तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में जीत ही रही है, जिन पे हमें लगभग कई लोग गारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा 18 हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं भी हिल गया उसको देख के। खैर, ये एक बात ये हो गई। अब आपने जो सवाल पूछा है, मैं यूपी पे आता हूँ। यूपी में खासकर पश्चिमी यूपी की हम बात करें, यहाँ 16 सीटों पे 2 चरणों में मतदान हो चुका है। यहाँ इस बार डिफरेंट चुनाव हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट,
जाटलैंड, तमाम नामों से पुकारा जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथक था कि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, और उसी को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद करके जयंत चौधरी को अपने साथ लिया, लेकिन वो 0/लड्डू उसका रिजल्ट रहा। इस बार जो मैं देख रहा हूं, और मैं दावे के साथ यहाँ चैनल पर कह सकता हूं, 4 सीटें ऐसी हैं जो बिना राष्ट्रीय लोकदल के समाजवादी पार्टी को मिल रही, जिसमें एक है कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़। 4 सीटें तो 100% समाजवादी पार्टी यहां जीत रही है। बाकी जिन सीटों पे कड़ी टक्कर है, बागपत जैसी सीट पे कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था नहीं। आरएलडी का बीजेपी का समझौता था, तो ये आरएलडी की सीट थी। आरएलडी का जो कैंडिडेट था वो बहुत वीक था, और उसके पास पैसे की कोई ताकत नहीं थी, और पार्टी ने उसको कुछ दिया नहीं, भाजपा ने कुछ दिया नहीं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, आखिरी वक्त में उन्होंने पहले एक जाट कैंडिडेट को दिया था, उसके बाद आखिरी वक्त में उन्होंने बदल दिया, और अमरपाल शर्मा जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हम उनको धन पशु कहते हैं, उनको वहां उतार दिया और उन्होंने माहौल बना दिया वहां। क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम दावे करें कि देखिए भाई साहब, चुनाव में कोई जातिवाद नहीं चलता है, कोई पैसे वैसे का मामला नहीं चलता है, यहाँ तो बहुत साफ सुथरे चुनाव, तो बेमानी होगा कहना ये। बिना पैसे के कोई चुनाव ना पहले कभी हुआ है और ना अब होगा। तो चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पैसे की चुनाव में रहती है। एक तो मेरा ये मानना है कि चुनाव को बदल के रख दिया है। कड़ी टक्कर है, बिजनौर पे कड़ी टक्कर है, कांग्रेस की एक सीट हमें आते हुए दिख रही है सहारनपुर की। तो टोटली मैं ये कह सकता हूं कि जो 16 सीटों पे चुनाव हुआ है, अगर हम बहुत कम करके भी आके, तो मोटा मोटी मुझे जो है 8 सीटें गठबंधन की आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान अगर यहीं से होते हुए चलता है तो ये आगे तक जाएगा, क्योंकि पिछली बार इन 16 सीटों में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जो पहले फेज का चुनाव हुआ था 8 सीटों पे, उनमें से 3 भाजपा के पास थी, और जो बाद में 8 हुआ उसमें से 7 भाजपा के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। हालांकि मैं मानता नहीं हूं उनकी बात, मुझे तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गाजियाबाद की सीट है और जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो रही है। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो वीके सिंह लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते थे, उनका टिकट बदला गया, और वहां पे कांग्रेस की डोली शर्मा बहुत अच्छा लड़ रही है, और ब्राह्मणों के यहाँ पे लगभग 4 लाख वोट हैं। तो अब दावा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे है। दूसरी, अगर आप बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में ज्यादातर सर्विस क्लास लोग रहते हैं, और ये फ्राइडे के दिन चुनाव हुआ और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, तो वो लोग छुट्टी लेके पिकनिक मनाने चले गए, कोई मसूरी, देहरादून और नैनीताल निकल गए लोग, आधे लोग निकले नहीं। दूसरा, जो ठाकुरों का आंदोलन चल रहा है, वो भी इस सीट पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत में है। उन्होंने खुलेआम विरोध किया, तो वो घर से निकले नहीं है, जो निकले उन्होंने विरोध में वोट किया। दूसरा, यहाँ पे एक फैक्टर है त्यागी फैक्टर, जिनका लगभग 1-1.5 साल से विवाद चल रहा है। तत्कालीन सांसद जो महेश शर्मा हैं, उनके खिलाफ चल रहा है उनका, और 10 साल के एंटी कॉम्बेंसी भी महेश शर्मा की है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत परेशानी देते हुए लग रहे हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अमरोहा सीट है, जहां पे हमें लग रहा था कि अमरोहा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल जाएगी, लेकिन वहां पे जो दानिश कांग्रेस के थे, जो पहले बसपा से वहां पे सांसद थे, फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो बाद में वहां पे जो पंचायतें हुई हैं, मुसलमान कम्युनिटी में भी पंचायतें हुई हैं कि हमें बंटना नहीं चाहिए, अब जैसा भी है ये विरोधी कैंडिडेट है तो इसी को वोट दिया जाए। तो वहां पे दूसरे लोगों ने, दलितों ने भी और मुसलमानों ने भी उसको इकट्ठा वोट दिया है, तो उसकी भी मैं मानता हूं कि संभावना बनती है। लेकिन मथुरा पे सर मैं एक सीट का ना करके मैं ऐसा कहूं कि एक तो ओवरऑल यदि हम जाएं, तो आपने बता दिया कि ये जी मैंने हाँ मैं ठीक है, ठीक है। 80 का जो इनका, तो इस बार तो नारा 80, पिछली बार का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचना भी कठिन अब तो दिखता ही दिखता है। क्या सर 80 पे तो ये लड़ भी नहीं रहे संजीव जी, 80 पे तो अभी तक ये लड़ भी नहीं रहे, तो आएंगे कैसे? दूसरी बात यह है कि 80 में से मेरा मानना यह है कि अगर जिस तरह से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 40 के आसपास इनकी सीटें उत्तर प्रदेश में आज के आकलन के हिसाब से हैं।
अब ये 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण तक जाते-जाते इनमें कुछ घटोतरी या बढ़ोतरी भी होने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वोट फीसद डाउन हो रहा है, लगभग 8% तक नीचे चले गए हैं और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे मेरठ पे बहुत ज्यादा कम हुआ है और मथुरा पे बहुत ज्यादा कम हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, उन पे जो मत फीसद कम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे खतरा लगता है। और जिस तरह से माहौल बनते हुए चलता है, अगर हम 14 को देखें, हम 19 को देखें, जो वेस्टर्न यूपी से एक मामला बनता हुआ चलता, आगे तक उसी के हिसाब से उसी पैटर्न पे चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पैटर्न पे जीतती रही है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है, इसीलिए उन्होंने अब की बार 80 का नारा दिया है। तो 80 में से तो आधा हो गया, तो उत्तर प्रदेश से जो रास्ता आता है उसमें बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत गड्ढे हैं, कैसे दिल्ली तक पहुंचेंगे ये मुश्किलात लग रही है। और एक सबसे बड़ा कारण जो इसमें है, जो हमें कोई इस पर चर्चा नहीं करता, कोई दिखाता नहीं है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूतों का विरोध, राजपूतों की पंचायतें शुरू हुई हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल के गुजरात और राजस्थान तक पहुंची है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मौन सहमति उसकी हमें प्रशासन और उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से भी लगता है कि आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी एक बड़ा नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। जी बिल्कुल, बड़ा नुकसान। आपने 40 सीटों की संभावना है, जो अभी का आज का ट्रेंड है, अभी 2 चरण और आज की स्थिति में आगे क्या होगा बिल्कुल फैक्ट है। और वो तो आखिरी जो वर्डिक्ट है वो तो 4 जून को आएगा, तभी सब कुछ क्लियर होगा, वो बिल्कुल ठीक है। जैसा अभी मैं थोड़ा क्रम तोड़ूंगा, मैं अरुण जी दीक्षित जी के पास जाने के पहले विनय जी के पास जाना चाहूंगा। विनय जी, जो बात हो रही है दक्षिण साफ, कांग्रेस विपक्ष ये कह रहा है दक्षिण साफ, तो दक्षिण में और इधर ये दावा हो रहा है जो भी मलिक साहब ने कहीं जानने की कहा कि जानना चाहिए कि उस तरफ क्या है, दक्षिण बेल्ट क्या कह रहा है। आप वहीं बैठे हुए हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, वहां क्या स्थिति बनती नजर आ रही है विनय से? देखिए, जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि यूपी में 40 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है और यूपी डिसाइड करती है। और ये जो जिसने भी ये बात कही है कि उसका जो भरपाई है वो दक्षिण से हो पाएगा, तमिलनाडु से और केरल से। ये जिसने भी ये बात कही है वो बिल्कुल ही या तो जमीन पर कभी जाता नहीं है और या सिर्फ अखबार पढ़ के अपनी राय बनाता है। क्योंकि मैंने इस बार लगभग कम से कम 25-30 सीटों पे मैंने एक चक्कर जरूर लगाया। जहां भी जिस सीट पर भी ये बात भाजपा भी जो दावा कर रही थी कि वो ये सीट जीत रही है, उस सीट पर भी जब आप बात करते हैं तो कोई ये नहीं कह रहा है कि वो सीट निश्चित रूप तौर पे जीत रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि टक्कर में। जब आप और थोड़ा समीकरण को खंगालते हैं तो जो बातें पता चलती है वो ये है कि भाजपा वहां इस चुनाव या 2024 के चुनाव के हिसाब से नहीं लड़ रही है। वो जो चुनाव लड़ रही है वो 2026 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से लड़ रही है कि उसका मत प्रतिशत बढ़ेगा और उसकी कोशिश है कि वो डीएमके की मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर के आए। यहाँ उनका टोकन रूप में खाता खुल जाए, 1-2 सीटें जीत जाए, कुछ सीटों पे वो दूसरे नंबर पे आ जाए, यही भाजपा की बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि तमिलनाडु और केरल में जो सामाजिक स्थिति है वो थोड़ी अलग है। बिल्कुल, खास करके जो कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट में क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम आबादी काफी है। और दूसरी जो चीज, जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की है, वो है दलित आबादी। और यहाँ पर जो द्रविडियन पॉलिटिक्स में जो चीजें जो जमी है, उसमें जो दोनों पार्टियों के जो कोर वोटर है वो बिल्कुल ठोस है, तो वो ज्यादा बदलते नहीं। इसीलिए तमिलनाडु में जो राजनीतिक परिणाम आते हैं, वो जो छोटी पार्टियां जो दल बदलती हैं उससे संतुलन बदलता है और कभी एआईडीएम की पूरी सीटें ले जाती, कभी डीएम की पूरी सीटें ले जाती है। और इस बार भी भाजपा ने जो कोशिश की, वो अगर पीएमके एआईडीएमके के साथ जुड़ा रहता तो शायद डीएमके को परेशानी होती सीटों को जीतने के मामले में। क्योंकि जहां कहीं भी ये बात हुई तो ये बात एक बार उभर करके आई कि अगर भाजपा, पीएमके और एआईडीएमके एक साथ होती तो पूरा का पूरा खेल पलट जाता और पूरा वो एआईडीएमके
प्रमुख रूप से उभर करके आती। शुरुआती दौर पे ऐसा लग रहा था कि एआईएडीएमके चुनाव ठीक से लड़ नहीं रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। पर ज्यो-ज्यो ये बात आई कि भाजपा की ये कोशिश है कि वो किसी तरह एआईएडीएमके को पोल पोजीशन से हटा करके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आए, तो बाद के चरणों में एआईएडीएमके पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुत सारी जगहों पर वो चुनाव में सीट जीतने की स्थिति में, कम से कम 4-5 सीटों पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ भी जो चीजें तय होती है, हम नॉर्थ में ही सिर्फ वो जो जाति समीकरणों की बात होती है और पैसे की बात होती है, पर पैसे के मामले में और जाति के मामले में, दोनों मामले में यहाँ दक्षिण की राजनीति में स्केल बड़ा है, उत्तर से छोटा नहीं, बड़ा है। तो यहाँ पर जैसे एआईएडीएमके का वोटर जो है, एक जगह मैंने यूं ही, एक तो बात ये कि इस बार चुनाव में ये था कि कोई भी मतदाता खुल के अपनी राय नहीं बता रहा था। दूसरा, जो अर्बन वोटर है, अर्बन वोटर बहुत रिलक्टेंट था। जो भाजपा का वोटर है, जिसको भाजपा ये समझती है कि वो चुनाव प्रचारों के जरिए सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से वो अपनी ओर कर पाएगी, क्योंकि बहुत हल्ला था, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, तमाम तरह के जमकर दौरे किए थे, रोड शो किए थे तमिलनाडु, उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो आपने तमिलनाडु भी बता रहे हैं, केरल भी हो गया, अगर छोटी छोटी आप उसमें थोड़ा, क्योंकि और भी गेस्ट हम चाहेंगे, तो आप जो भी उसमें है जीस्ट जितना हो सकता है, तमिलनाडु आप बता ही रहे हैं, केरल हो गया, आपने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला, आंध्र प्रदेश कर लीजिए, कर्नाटक भी थोड़ा सा उसमें पुट आ जाए, क्या आप पूरा जी। देखिए, कर्नाटक में भी जो आप देख ही रहे होंगे कि जो जेडीएस का जो वोटर है, जेडीएस का वोटर जो अल्पसंख्यक वोटर था, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है और ये बात अल्पसंख्यक मतदाताओं में बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, और जहां भी उनको दिख रहा है वो बाकी तमाम मुद्दों को दरकिनार करके बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं। और इसीलिए केरल में भाजपा जो फंस जाती है और जिसकी वजह से वो क्रिश्चियन मतदाताओं को पकड़ने की कोशिश कर रही, वो यही स्ट्रेटेजिक वोटिंग पैटर्न है। तो कर्नाटक में भी, खास करके दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इसमें जो कास्ट इक्वेशंस जो चलते हैं, खास करके दलित का जो है वो काफी अक्रॉस द बॉर्डर जाता है। तो इस हिसाब से भाजपा जहां पे अर्बन, तेलंगाना में चूंकि बीआरएस का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे पार्टी के उसके नेता छोड़ करके उधर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए और उधर चंद्रबाबू नायडू के आने से कुछ सीटें उनको मिल जाए, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है दोनों ही जगहों में। तो और तमिलनाडु में भी ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, पर जैसा मैंने कहा कि जो एक मतदाता वर्ग, जो दलित अल्पसंख्यक वर्ग जो है, उसके लिए ये चुनाव जो है बहुत निर्णायक है, और इसीलिए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा है। और भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनको सीटें 2-4 मिल सकती है, उनका मत प्रतिशत बढ़ सकता है। तो जो सीधी बात की, जो साफ की बात कर रही है, विपक्ष साफ की बात कर रहा है, राहुल गांधी कहीं कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है, उसी के आसपास स्थिति बनती है। कर्नाटक जितना जो कुछ है, कर्नाटक भी शायद कम हो जाएगा, ऐसा आपका निकल कर आ रहा है, यही हम इसको मान सकते हैं, यही दृश्य शायद है ना, यही। और इसमें जो एक छोटी सी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी, फिर मैं अरुण दीक्षित जी के पास जाऊंगा, कि ये जो देवगौड़ा वाला जो कांड हुआ है, उनके परिवार में जिस तरीके का जो एक हुआ, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा कर्नाटक? ये जरूर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया का जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो 20 साल से 29 साल के बीच का जो मतदाता है और महिला, तमिलनाडु में भी जो मैंने देखा कि जो वोटिंग को जो प्रभावित करने वाला मामला था, वो जो 1000 रुपये महीना जो महिलाओं को दिया जा रहा था, वो मुद्दा हर बार आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं जो है वो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, और ये मामला चूंकि महिला और युवा दोनों से जाके जुड़ता है, तो इसीलिए ये जरूर प्रभावित करेगा, नहीं प्रभावित करने की कोई बात ही नहीं है। अगले चरण में जिस हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की मशीनरी मुस्तैद, बाकी जगहों पे कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके वोटर तो हैं, पर उसकी मशीनरी जो उसको बूथ तक ले जाए और वोट को कन्वर्ट करे, वो नहीं कर पा रही है। तो ये चुनाव जो है विपक्ष और कांग्रेस से ज्यादा
जनता लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव जनता लड़ी। अरुण सर, ये जो सब कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अब तो 400 पार भी धूमिल हो गया, वो सब उसकी जो गूंज थी बहुत धीमी हो गई, ना साहेब बोल रहे हैं ना उनके दल के लोग बात कर रहे हैं। ये जरूर रहा है कि जो इस चरण में निकल कर आया है, तो ये 2 चरणों में तो अमित शाह जी ने जरूर कहा है कि शतक मार रही है, शतक हो गई है हमारी, मोदी जी शतक लगा रहे हैं, और दोनों शहजादे कुछ नहीं पा रहे हैं, इस तरीके का एक चीज कही है। तो इस पे टिप्पणी। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश में आज हुआ, आप मध्य प्रदेश गढ़ है बीजेपी का, 29 में से 28 सीटें थी, फिर भी ऐसी तोड़फोड़ जो डेड श्योर है कि आप जीत रहे हैं और भरपूर तरीके से जीतने वाले हैं, संभावना है। जिस तरीके इंदौर 1989 से आपके पास है, आपने वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को जितने थोड़ा, ये कैसे, इसको कैसे, ये भी फायदे का सौदा है कि नुकसान होने वाला है हमें? जो कैलाश विजयवर्गीय अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने किया, क्योंकि वहां भी एक बड़ी जीत की और बढ़ती दिखती थी पार्टी, खजुराहो जो हुआ हुआ, दोनों पर आपकी टिप्पणी। संजीव जी, जो आज इंदौर में हुआ, पहले उस पर बात करते हैं प्लीज। दरअसल असल बात यह है कि जो अभी साथियों ने कहा, मलिक साहब ने कहा, ठाकुर साहब ने कहा, मूल मुद्दा यह है कि पिट रहे हैं। मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं तो पिट रहे हैं, तो उसका जवाब कैसे दें? पहले वो शमशान से कब्रिस्तान होते हुए मंगलसूत्र पे आए और फिर सीधे मुसलमान पे आ गए। इसके अलावा उनके पास मटन मछली भी आया, मटन मछली भी है नहीं, इन मुद्दों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं कर सकते। आज एक बात समझ लीजिए आप कि देश का नागरिक, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, वो ये समझ रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। आप और हम ना देखें, इंदौर में सबको मालूम है, मिसेस गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसके बाद कभी कांग्रेस नहीं जीती। वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी ऐसा है। देखिए, सबसे बुरी बात यह कि कांग्रेस अभी तक अब समझने को तैयार नहीं है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। 2009 में भी हुआ, 2009 में भी यही हुआ था। 2009 में राजकुमार पटेल वो बी फॉर्म नहीं जमा किया, तो उन्होंने सुषमा स्वराज को वॉकओवर मिल गया था। अपना डॉक्टर भागीरथ प्रसाद अब टिकट लेके कांग्रेस का बाद में बीजेपी की गोद में जा बैठे थे, और उन्होंने वहां लेकर टिकट बीजेपी से चुनाव जीत लिया था, कांग्रेस का टिकट चला गया था, वहां चुनाव हार गए थे। तो और उस दौर में जब 12 सीटें कांग्रेस ने 2009 में मध्य प्रदेश की जीती थी, एक सीट जीती थी रीवा में बसपा ने, 13 सीटें, वो ये सीटें गंवा दी थी। इस तरीके जो आप लग रहा था कि ये भी जीत सकते हैं, तो ऐसे जब आप गच्चा खाते रहे, फिर गच्चा खा रहे हो। नहीं, सबसे बड़ी बात तो वही है कि कांग्रेस तो उसकी बात बाद में करें। इनकी समस्या ये है कि अब इनके पास, अब ये पूरे देश में कल से प्रचार होगा कि कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी है कि लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है, दौड़ा दौड़ा के टिकट दे रहे हैं। ये कौन और कोई भाषण नहीं देगा, ये श्रीमुख से निकलेगा, बिल्कुल, जो गंगोत्री से चलते हैं उनके मुख से निकलेगा, और वही ये बातें करेंगे। असल बात यह है कि 29 सीटों में 28 इनके पास थी। हमने देखा 28 की जो स्थिति है उसमें अब 2 बाहर हो गई, 2 कहें 3 कहें, आप 3 भी कह सकते हैं। दरअसल क्या, खजुराहो को इन्होंने बड़े आराम से निपटा दिया, टेक्निकल उस पर कर दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सीट भी मिली भगत से गई है। अखिलेश यादव भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी वो अपने बाप के पांव का धोबन नहीं है, उतनी परिपक्वता उनमें नहीं है, ये समझ लीजिए आप। वो भले ही आड़े टेढ़े बात करें, मैंने मुलायम सिंह को 87 से देखा है, जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी जगह बनाने आए थे, तब से हम लोग उनको देख रहे हैं, और उनकी राजनीति का इनहेरिट तो सब करते हैं। उत्तराधिकार में हिंदुस्तान का जो है आदमी अपने बेटे को देखता है, वरना शिवपाल और राम गोपाल देखते रह गए, अखिलेश आ गए। तो अखिलेश में आज भी वो क्षमताएं नहीं है। अगर अन्यथा एक सीट यहाँ लेने की बजाय अगर वो उत्तर प्रदेश की एक सीट ज्यादा ले लेते तो कांग्रेस को भी फायदा था और उनको भी फायदा था। लेकिन हुआ क्या कि एक कैंडिडेट दिया जो पूर्व विधायक हैं, पहले एक डॉक्टर को दिया, फिर 2 दिन में टिकट बदला, और हुआ ये कि कलेक्टर कह रहा है कि हमने बताया था कि नॉमिनेशन फॉर्म में टेक्निकल गलती है, लेकिन नहीं माना, और जो हुआ सो हो गया। और कितना, कौन लड़ रहा है वहां से? खजुराहो से लड़ रहे हैं भाजपा अध्यक्ष पीडी शर्मा, तो बम बम हो गए एकदम, बिल्कुल चारों तरफ से वो चलने लगा उनका। अब दूसरी सीट जो है वो इन्होंने जिस तरह से इसको खत्म किया है, इंदौर का खेल बहुत पहले लिखा जा चुका है। आप ये देखिए, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इंदौर से आता है, ये आदमी उसका सबसे करीबी है। और एक अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी भी कैंडिडेट के साथ जब नॉमिनेशन होता है तो डमी कैंडिडेट भी होता है। वो डमी कैंडिडेट नॉमिनेशन
डमी के साथ साथ निर्दलीय भी कराता है। जो अक्षय बम के साथ जिन मोतीलाल पटेल का नॉमिनेशन डमी के तौर पे हुआ था, उन्होंने किसी भी स्थिति में निर्दलीय का नामांकन नहीं किया। उनका कहना है कि जो वकील, जो जीतू पटवारी का जो प्रदेश अध्यक्ष उनका लीगल एडवाइजर है, उसने कहा नहीं करना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है। इंदौर जीत रहे थे, सबको मालूम है कि कोई उसका मतलब नहीं था, और ये दिखाने के लिए कि अब कल से भाषणों में होगा। अब ये तो रिकॉर्ड पर है कि 2009 में सुषमा स्वराज के सामने राजकुमार पटेल हटे, तो आज भी लोग बात करते हैं। खजुराहो की सीट से मीरा यादव गई, तो वो भी बात हो रही है। लेकिन अक्षय बम इंदौर की सीट से नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं बीजेपी के पक्ष में और तत्काल बीजेपी में चले जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की क्षमता इंदौर में बहुत ज्यादा है। वैसे तो हरियाणा में है और बंगाल में भी अपने जौहर दिखा चुके हैं, लेकिन इंदौर तो उनका गढ़ है। भैया कुछ भी करें, लिया है, आते ही पार्टी में भी शामिल करा लिया। लेकिन यहाँ जो मैसेज देना चाहते हैं, इससे बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। किसमें? उस पार्टी में। देखिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश में जो पीढ़ी, 2 पीढ़ियां खत्म की गई हैं। ठाकरे जी की पीढ़ी गई, अटल जी की पीढ़ी गई, और बाद में रघुनंदन शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, जयंत मलैया, ये इन सब की पीढ़ी को भी वो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है। देखिए, जो अगर रैली में वोट कम पड़ रहे हैं, 9 बार के विधायक जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी स्वयं पेश कर रहे थे, गोपाल भार्गव, उनके यहाँ वोट का परसेंट कम हुआ है, जयंत मलैया के कम हुआ है, खुद प्रहलाद पटेल के यहाँ कम हो गया, राकेश सिंह के यहाँ कम हो गया, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, 3 बार जबलपुर जीते थे। तो ये द्योतक है। हम ओवरऑल बात करें अरुण सर, तो ओवरऑल में आप मध्य प्रदेश में पहले दौर की 12 सीटें और बची हुई 17 सीटें, और थोड़ा सा देश पे, फिर मैं अगले राजेश जी ठाकर साहब के जाऊंगा, और अमिताभ भाई मेरे वो इंतजार वो भी है, तो मैं इस तरीके से लेना चाहूंगा। तो आप संक्षिप्त में आप करेंगे तो मैं दोबारा भी लौटूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि मध्य भारत में इन्होंने ये जो कुछ किया है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए किया है कि देखो साहब, कांग्रेस बहुत कमजोर है। लेकिन एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मतदाता तो ठगा गया है अरुण सर, मतदाता ठगा गया है। वो इसके रिपरकेशंस केवल यहाँ नहीं, देश में नहीं होंगे। देखिए, जो आप कर रहे हो, जो आप जीतती हुई सीट पे जब ऐसा कर रहे हो, तो उसके कहीं ना कहीं मैं संजीव जी, इसमें अरुण जी की बात में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। इसके बड़े खराब रिएक्शन आए हैं सूरत से, और आप ये देखिएगा, इससे आप बाकी को छोड़ दीजिए, बाहर वालों को। जो भारतीय जनता पार्टी का नीचे का वर्कर है, या इनके जो सहयोगी संगठन है, आरएसएस और दूसरे, वो खुद खपा है। उसका मैं वेस्टर्न यूपी में भी देख चुका हूं। और मेरी अभी, मैं इसलिए बीच में डिस्टर्ब इसलिए कर रहा हूं कि मेरी सूरत के एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई, मेरे खास मित्र है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये मामले की सच्चाई क्या? उन्होंने तह तक जाके मेरे को दुनिया भर की चीजें बताई। जी, मैं वही कह रहा हूं कि कल जब मैं शिवराज सिंह के इलाके में था, वहां का भी मतदाता, कोई विदिशा तो कभी भी नहीं रही। तो ये जो आम वो सीट भी 89 से उन्हीं के पास, 89 से उनके पास है। आम मतदाता संजीव जी, आम आदमी मानता है कि यार ये कुछ भी करेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कह सकती है। लेकिन एक चीज याद करिए आप, पिछले चुनाव में तीनों राज्यों में सारे सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन अमित शाह ने कहा था हम 163 सीटें जीतेंगे। ये आंकड़ा कहां से आया? और उसके बाद वो जीत गए। जो लोग कह रहे हैं उनके वोट कहां गए? तो भाई, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईवीएम भी है, और जिसका कंट्रोल किसके पास है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। मैं पिछले 14 साल 15 साल से ईवीएम वाली स्टोरी को फॉलो करता रहा हूं, और मैंने पिटीशन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ले गए, जीवीएल नरसिंह राव ने जो किताब लिखी थी, उस सबको नजदीक से देखा। आज भी, अभी भी मैं कहता हूं कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के आधार पर दिया जा रहा है। अन्यथा अगर तीसरे पक्ष की निगरानी में आज भारत का वोट करा लिया जाए, चुनाव करा लिया जाए, तो नतीजे तो ऐसे होंगे जिनकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में भी 29 पे थे, 28 पे थे। आज भी मैं कह रहा हूं कि कम से कम 8 सीटें, अगर गड़बड़ नहीं हुई तो कम से कम 8 सीटें, ये वो सीटें हैं जिन पे कांग्रेस नहीं, वो लोग लड़ रहे हैं जिनके पास पंजे का निशान है। सबसे बड़ी बात वही है। बीजेपी की जो लीडरशिप है, लीडरशिप मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये कितने नीचे जाएंगे, इनकी भाषा कहां तक जाएगी, इसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता।
ना कोई जोशी हो, ना भगवान भी नहीं कर सकते शायद। और यही वजह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ईवीएम का खेल है इनका। ये आंकड़ा इतनी दादागिरी से क्यों बोलते हैं? क्यों? आप बताइए, कहीं ऐसा हुआ? ईवीएम भोपाल में आके वो कह गए कि जिस मंत्री के इलाके में वोट कम होगा उसकी कुर्सी चली जाएगी, उसको हटा देंगे। लेकिन आप कौन है? आप भी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, आप अध्यक्ष नहीं है। बिल्कुल मुख्य जिम्मेदार तो रणनीतिकार आप हैं। आप पूरी बिसात बिछा रहे हैं, टिकट आप घोषित कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, और दादागिरी। मैं अरुण सर दोबारा लौटता हूं आपके पास। मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो राजेश ठाकर, कुछ आपको एक लाइन बोलना हो, 2 लाइन, तो मैं राजेश भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि गुजरात से सुनना जरूरी है। हाँ, 7 मई जो आ रहा है वो परीक्षा का दिन गुजरात में, और मेरा विषय भी वही है कि जो कह रहा है विपक्ष की अब पेटी बांध लीजिए और झोला टांग लीजिए, लैंड होने वाला है आपका जहाज गुजरात में। राजेश सर, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? गुजरात आप कैसे, क्योंकि ये भी बात उस सूरत सीट की भी हुई, और देश में जो आपका दृश्य है 2 चरणों का, वो सारा कुछ आपके सामने है। अभी मलिक साहब ने कहा कि 40 पे ना सिमट जाए जो दृश्य आज दिख रहा है आज की तारीख में, और वो 7-8 सीटें वो दे रहे हैं। तो गुजरात पे आप जरूर हमारे दर्शकों को विस्तार बताइए। देखिए, जो मलिक साहब ने कहा कि जहां पर नुकसान हो रहा है वो साउथ से जो है वो भरपाई कर रही है भाजपा, यही बात जो है भाजपा के प्रवक्ता हमें भी बता रहे हैं। तो हाँ, तो ये लोग ऐसे हैं कि अमेरिका के अंदर भी अगर मोदी जी चुनाव लड़ लेंगे तो बाइडेन और ट्रंप की डिपॉजिट जो है वो जब्त करवा लेंगे। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, सारे जो उनके कार्यकर्ता है सब साहेबी किरदार है। झूठ बोलने में ये जो लोग हैं वो बहुत माहिर है। जहां तक जो अरुण सर कह रहे ईवीएम वहां ले जाएंगे ट्रंप पर। अब देखिए ईवीएम की भी क्या जरूरत है? हमारे सूरत में, आपके इंदौर के अंदर आपने देखा कि ईवीएम भी बाईपास हो गया। तो इन लोगों के साथ सारे रास्ते हैं। और सूरत का जब घटना घटी थी तब आपके प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी मैंने ये बात बताई थी कि सूरत की सीट भी ऐसी थी जिसपे खंभा खड़ा कर दो फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन ये एक मैसेज है, गुजरात जो है वो एक लेबोरेटरी है, वहां पर एक प्रयोग किया जाता है, फिर इस प्रयोग को जो है पूरे देश के अंदर फैलाया जाता है। तो ये एक मैसेज है कि जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि 2024 के बाद संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, या इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यही संविधान के रहते, यही चुनाव आयोग के रहते, यही कानूनी प्रक्रिया के रहते हम बिना चुनाव लड़े भी जो है चुनाव जीत सकते हैं। और ये गुजरात से हुआ, मध्य प्रदेश में गया, आगे आगे देखिए अभी बहुत छोटे बड़े जो है वो चुनाव आएंगे। और अब ऐसा है कि अब सिर्फ अमित शाह चाणक्य नहीं रहे, अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके पास चाणक्य है। और सारे लोग जो है फ्रेंचाइजी बढ़ गई है। हाँ, तो सारे जो लोग हैं अपने आप को बड़ा चाणक्य दिखाने के लिए ऐसी सारी चीजें करते रहते हैं। लेकिन जहां तक गुजरात की बात है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं कि जो क्षत्रिय आंदोलन है वो क्षत्रिय आंदोलन बिल्कुल गले की फांस बना हुआ है। कल राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को उठाकर नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो है क्षत्रिय वोट जो है वो डैमेज कंट्रोल उसमें वो कर सके, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि 1 महीने तक पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर जब आप चुप्पी साध लेते हो, आपके कोई प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी नहीं आ रहा है गुजरात के अंदर, और राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, तो आपको क्षत्रियों की जो है अस्मिता याद आ जाती है, उनकी विरासत याद आ जाती है, उनका बलिदान याद आ जाता है। तो उनके जो आंसू या उनका जो प्यार है वो फर्जी है, ये क्षत्रियों ने यहाँ पर कल ही एक प्रेस करके बोल दिया कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसकी भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा है वो हमारी बहन बेटियों के लिए है, तो वो क्षमा के लायक नहीं है। और अब 1 महीने के बाद राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट पर आप क्यों नहीं बोल रहे थे? तो उसमें डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज ये डिसीजन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि छोटे छोटे गांवों के अंदर जो प्रचार करने के लिए जाते थे वो आज से उन्होंने बंद करवा दिया है। उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, या कोई आपका जान पहचान वाला गांव में है तो 2-3 लोग जाइए उनको मित्रता के तौर पर मिलने के लिए, और जो भी बात करनी है वो करते जाइए, क्योंकि हर गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। और उनके आज 3 कार्यालय जो है वो बंद करवा दिए हैं। राजकोट का कार्यालय बंद है, सुरेंद्र नगर का कार्यालय खाली करवा दिया गया है, और जो है वो बनासकांठा में पाटन के अंदर एक जनसभा उनकी कैंसिल हुई है। तो ये सारी स्थिति है। बहुत डैमेज कंट्रोल करने के बाद भी
ये स्थिति बनी हुई है। और ये राजपूत जो वोट है वो सुरेंद्र नगर, जूनागढ़ और राजकोट 3 सीट पर बहुत बड़ा डैमेज करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, जो बड़ौदा और साबरकांठा से बाहर आया, पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ चुटकी बजाते मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाता है। आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वो चुटकी बजा के बदल देते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाला मैंडेट वो बदलना पड़ा, और उसके बाद भी बड़ौदा और साबरकांठा के अंदर अंदरूनी झगड़ा इतना ज्यादा है। और जैसे अभी किसी ने बताया कि वो धमकियां दे रहे हैं, तो यहाँ भी जो प्रदेश अध्यक्ष है सारे विधायकों को कमलम में बुलाए। 156 विधायक है, हालांकि आए सिर्फ 100 विधायक ही, और उनको बोला गया कि आप कौन ऐसा विधायक है जो 1 लाख से कम वोट लाके देगा, अभी बोल दो, वरना फिर है जो आपको अगली बार टिकट देना या नहीं देना वो हम देखेंगे। तो 100 विधायक जितने थी, जो 5000 वोट से बेचारा जीता था, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ ले 1 लाख वोट तो मैं भी दूंगा। तो ये तो चंदे वाली बात है कि आप कितना चंदा लोगे, नाम लिखाने में क्या है, पैसा देना नहीं है। तो सारे विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम सब 1 लाख वोट से आपको जिताएंगे। तो ये सारा यहाँ पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी का दौरा 2 बार टला गुजरात के अंदर, आप सोचिए। वो इसलिए आपने एक और चीज बताई थी, जैसे हम लोग 26 अप्रैल को कर रहे थे कि अब वो आपके यहाँ अभी मलिक साहब सट्टे की बात कर रहे थे कि आपके यहाँ इस बात पे सट्टा लग रहा है कि किस तारीख को मोदी जी आंसू बहाएंगे। ये भी आपने एक रोचक सा तंज कसा था, या उस बात को आपने मैंने आपको बताया था कि 2 तारीख को, 2 मई मैंने घोषणा की थी, 2 मई को जो सौराष्ट्र के अंदर रैली है उसमें नरेंद्र मोदी के भावुक होने के पूरे जो है चांसेस है। लेकिन राहुल गांधी ने मेरी घोषणा पे पानी फेर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहीं पर बोल दिया कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो रोना धोना शुरू कर देंगे। तो राहुल गांधी को सच साबित नहीं करते ये, तो राहुल गांधी को, वो भी 4PM को सुनते हैं, देखते हैं सर, उनके पास हाँ, राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए वो ग्लिसरीन की बोतल जो है कुर्ते से नहीं निकालेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि उनका दौरा सिर्फ 1 और 2 मई को है, और उसमें भी गुजरात के सौराष्ट्र और जो दक्षिण गुजरात का इलाका है, 2 इलाके उन्होंने उसमें कवर किए हैं। यहाँ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्र नगर, इतनी सीट ऐसी है जो बिल्कुल फंसी हुई है। इसमें से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जो है वो गंवा दे। बहुत पैसा बहाया जा रहा है। यही राजेश भाई, यही सवाल आपसे एक लाइन में पूछने वाला था कि बिल्कुल ठीक है, 1 सीट आपने दे दी है सूरत की, देश के उसके अलावा भी 2 सीट है। 26 में 26 तो, लेकिन आपने 2-3 सीटों का कहीं संकेत दिया है कि 26/26 तो अब इस बार शायद मुश्किल, ऐसे ही कुछ है ना? नहीं है। अभी भरूच और वलसाड़ भी ऐसी सीट है, लेकिन उसका मार्जिन बहुत बड़ा है। लेकिन लड़ अच्छे रहे हैं दोनों, चैतर वसावा और अनंत पटेल जो है वो युवा चेहरे हैं और बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है, तो सीट निकलेगी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन ये जो मैंने सीट की वहां से 2 या 3, हम तो चाहते हैं 1 सीट निकले। गुजरात से 1 सीट निकलने का मतलब है नरेंद्र मोदी की नाक कटना। तो आप जो बता रहे हो कि गुजरात क्या दे रहा है, तो एक कमल तो जो है नरेंद्र मोदी के चरण में इन लोगों ने चुरा के दे दिया है, लेकिन बाकी जो 25 कमल है वो अब जनता के हाथ में है। और जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत चुनावी माहौल नहीं है। यहाँ जो लोग हैं वो बोल नहीं रहे हैं। पहले ऐसा था, मैं अहमदाबाद शहर में हूँ, अहमदाबाद शहर के अंदर भी किसी से भी चर्चा करो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग भी सूरत की घटना के बाद कहने लगे हैं कि ये करने की क्या जरूरत है। जिस प्रकार से कांग्रेस से बहुत सारे लोग आज जो है गुजरात के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं 26, उसमें से 7 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के मूल के हैं। उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है गुजरात के अंदर, सारी जो है डिस्ट्रिक्ट आपके पास है, तहसील आपके पास है, नगर निगम आपके पास है, 156 का यहाँ मैंडेट है, 26 में से 26 सीट है। उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है वो ये सारा कुछ कर रही है। और उनके जो कार्यकर्ता है वो तो सिर्फ वो माइक को जो है ठीक कर रहा है, दड़ी बिछा रहा है, कुर्सी बिछा रहा है, जूते संभाल रहा है। तो ये एक अंदरूनी झगड़ा भी बीजेपी के भीतर है। दूसरा एक ये हुआ है, यहाँ के जो CR पाटिल और अमित शाह दोनों के बीच में कंपटीशन है। अमित शाह हर मीटिंग में, अमित शाह की मीटिंग में यह कहा जा रहा है कि CR पाटिल से ज्यादा लीड से अमित शाह को जिताना है, क्योंकि पिछली बार जो है अमित शाह तीसरे नंबर पर थे
पहले बड़ौदा से रंजनबेन भट्ट थी, फिर रचना जरदोश थी, CR पाटिल थे और चौथे नंबर पर अमित शाह थे। तो इस बार ये भी एक फाइट अंदरूनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर का झगड़ा है, लोगों के अंदर उत्साह कम है। दलित ओबीसी वोट जो है वो साइलेंट है, लेकिन लग ऐसा रहा है इस बार जो है राजपूत समाज के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, क्योंकि राजपूत समाज ने उनके साथ भी जो है अब मीटिंगें करना शुरू की। अब जो सम्मेलन हो रहे हैं वो सिर्फ राजपूत समाज के सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, उसमें मालधारी समाज है, दलित समाज है, सारे शरीक हो रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। और उसमें मैं जो सीटें बता रहा हूं, इसके अंदर से 3 सीट अगर निकल गई गुजरात से, 3 या 4 सीट, तो आप समझ लो कि नाक के साथ कुछ और भी, नाक के साथ और उनके और भी, दोनों की नाक कट जाएगी जैसी स्थिति है। आप बिल्कुल, और आप बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर सोचो कि जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर से सिर्फ 50 या 60 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की कम होती है, तो कहां से भरपाई करेंगे? ये साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ का गेट खुल नहीं रहा है उनसे। कर्नाटक में पिछले बार जैसी स्थिति थी वो नहीं है, तेलंगाना में वो स्थिति नहीं है, केरल में वो स्थिति नहीं है, आंध्र में पहले भी आप हार रहे थे, अभी भी आप हार रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर भी आपका ये सारा हिंदुत्व चल नहीं रहा है। तो अगर 50 सीट भी कम होती है 13-14 स्टेट से, कंजर्वेटिव होकर हम सोचे, तो अभी उसकी भरपाई कहां करने जाएंगे? तो बिल्कुल आपका टाइटल ठीक है, लेकिन आपका वो चीज से मेरा ऐतराज है कि गुजरात में लैंड हो रहा है। भाई हमारे क्या आपसे दुश्मनी है? गुजरात में क्यों लैंड करवा रहे हो भाई साहब? उसको तो विश्व गुरु है, वो तो ब्रिटेन से भी लड़ लेंगे, अमेरिका से, गुजरात की भेज रहे हैं। नहीं, हिमालय भिजवाइए उनको, हिमालय भिजवाइए। दोबारा भी लौटूंगा। अमिताभ भाई पूरे बहुत लंबे वक्त से इंतजार करें। अमिताभ सर देखिए, इस पूरी चर्चा में गुजरात की तस्वीर भी आपको दिख रही है, और वहां यदि 2-3 सीटें जाना, तो जो बड़ी, राजेश भाई ने बहुत ही ऐसी टिप्पणी की है कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सेटबैक होगा प्रधानमंत्री जी अमित शाह देश भर के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरी चीजें निकल के आती हैं अमिताभ सर, उसमें जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र की हत्या की बात हो रही है, लोकतंत्र की आगे जो आने वाला दौर है चुनाव होंगे, ऐसी प्रकटीकरण बार बार देश में हो रहा है, और उसको बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। और जो शुरुआत हम देखते हैं, चाहे वो जो सूरत रहा हो और चाहे वो इंदौर आज हमने देखा, तो जो आशंकाएं क्या वो आपको दिखती है कि हम देश उसी तरफ बढ़ने लगा है? ये जो बार बार कहा जाता है कि अंतिम चुनाव है, फिर नहीं हो पाएगा, और जो इनके अभी भी दावे हैं, ये 400 पार अभी भी जो ताल ठोक रहे हैं, भली सुर धीमा हुआ है, कैसे इसको देखिएगा जो 2 चरण के मतदान होने के बाद जो दृश्य निकल रहा है पूरा का पूरा? अमिताभ सर आपकी टिप्पणी, और मैं चाहूंगा कि यदि फिट हो तो कोई एक शेर भी सुना दीजिएगा दर्शकों को प्लीज। बहुत शुक्रिया संजीव जी। देखिए, हल्का माहौल भी होगा साथ साथ। नहीं, आप शेर तो क्या, मुझे एक्चुअली सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के बड़े कवि रहे हैं, उनकी एक कविता है, उसमें वो कविता उन्होंने 80 के दशक में लिखी थी। उस समय जब चुनाव होते तो हम सबको मालूम है कि अरुण जी यहाँ हमारे बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं, और कि लाठी बाकायदा लठेतों के मतलब जरिए चुनाव होता था, बूथ लूटे जाते थे, क्या क्या होता था। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी थी, बड़ी व्यंग्यात्मक लेकिन बहुत गहरी लाइन थी। है लाठियों में तेल मलकर आ गया चुनाव, है लाठियों में तेल मलकर आ गया चुनाव, हत्यारों की गली से चलकर आ गया चुनाव। ये सर्वेश्वर जी की लाइनें थी। अब आज जो है, आज वो लाठियां नहीं है। राहत इंदौरी जी का भी एक शेर था ना ऐसी, वो जो चुनाव को लेकर ही था ना उनका, वो कि क्या एक, मैं भूल रहा हूँ जी, राहत साहब का शेर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दूसरा शेर सुनाता हूँ। रफीक शाहजानी हमारे मतलब अवध के एक शायर हैं, वो अवधी में गजल कहने के लिए बहुत मशहूर हुए हैं। रफीक शाहजानी साहब जो है वो अवधी में गजल कहते थे, और उनका एक शेर बहुत मौजू है चुनाव के इस पूरे माहौल पर। जिस तरह से बीजेपी जो है वो मतलब बातें कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि भाई जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। तो वो जो बात थी, वो जो बात थी ना कि आप मांग क्या रहे हैं और सरकार आपको देना क्या, आपको क्या दे रही है, तो वो बड़ा फिट होता है आजकल के माहौल पे। मगर जो बात यहाँ निकल कर आ रही है, जो बात मलिक साहब से शुरू हुई और अभी राजेश भाई ने जहां खत्म किया, कुल मिलाकर के, और आपने जो बात कही कि लोकतंत्र को बचाने वाली बात, आज पाटन में राहुल गांधी थे, आज पाटन में राहुल गांधी की रैली थी, और राहुल गांधी ने आज कमाल क्या किया, वहां वो बाकायदा संविधान की एक प्रति लेकर पहुंच गए, मंच से उन्होंने संविधान की प्रति लहराई, समझे, और उसमें उसके हवाले से उन्होंने लोगों को ये बताया कि भाई देखिए बीजेपी किस तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश करे, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करे, कैसे जो है आपके हकों पर, आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश करे, तो हमें इसको
तो वो जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस ने थोड़ी जो कारीगरी की है विपक्ष ने, कि वो आरक्षण के मुद्दे को, लोकतंत्र के मुद्दे को और ये संविधान के मुद्दे को जो है उन्होंने पूरी चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और बीजेपी आप देखेंगे पहली बार जो है बैकफुट पर बचाव की मुद्रा में, यानी मोहन भागवत को अगर सामने आकर के कहना पड़ रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था के हम खिलाफ नहीं है और आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि किसी को जरूरत है, जब तक उसकी जरूरत पूरी ना हो जाए, तो वो जो बात मोहन भागवत को आगे कहनी पड़ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी को एक मोर्चे पर कम से कम कांग्रेस ने बैकफुट पर ठेला है। और प्रधानमंत्री आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अमिताभ भाई खेल ही उनकी पिच पे रहे हैं, सारा का सारा जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी पिच पर खेल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी पिच पर खेल रहे हैं। और जो उन्होंने शॉट्स लगाए थे वो सारे के सारे शॉट्स जो है वो बेकार चले गए, जैसे मंगलसूत्र का जो दांव उन्होंने खेला, या जो आपने मटन मछली वाली बात की, सारी बातें जो उनके मुसलमान आपके घर लूट लेंगे और आपके घर बांट देगी, कांग्रेस ये कर देगी वो कर देगी, संपत्ति देखिए, अब नरेंद्र मोदी संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको लग गया कि ये मामला टाटा फिस हो गया है। तो जो बात है, जो असल बात है, जो आज इंदौर की घटना के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए वो एक खतरा जरूर है और भारतीय जनता पार्टी उस मॉडल को लागू जरूर करेगी। देखिए आप इस पूरे चुनाव में देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्वाचित हो गए निर्विरोध, अरुणाचल प्रदेश में निर्वाचित हो गए, खजुराहो में पर्चा रद्द हो गया, ठीक है, सूरत में जो है प्रस्तावक पीछे हट गए और इंदौर में कैंडिडेट ही जो है वो बाहर आ गया। तो ये मॉडल 21 उम्मीदवार थे, 21 थे, उन्होंने अंतिम कोशिश की, 10 बच पाए, उसमें भी झगड़े हुए हैं, वो वीडियोज फुटेज आए हैं सामने आए कि कैसे उनका एक दूसरे लड़ रहे हैं कि नहीं बैठेगा, नहीं वो मतलब बीजेपी कांग्रेस वहां लड़ रही है, तो कितनी कोशिश हुई उस जो आप कह रहे हैं तार करने का जो कोशिश है वो तार किया जा रहा था वहां लोकतंत्र। बिल्कुल ये जो बात, और ये बात यहाँ बहुत बढ़िया आई थी चर्चा में कि ये जो वहां जो आप ही ने कही थी कि जो वहां का मतदाता है, इंदौर का मतदाता जो है, और खासतौर से जो युवा मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको तो ये लगेगा ना कि भाई हमारा जो वोटिंग राइट था, आपने हमारा वोटिंग राइट ही छीन लिया है। सूरत में मतदाता को लगेगा ना कि हम तो वोट देने जाने वाले थे, हम किसी को भी वोट देते, लेकिन आपने हमारा वोटिंग राइट ही छीन लिया। तो ये चीज जो है, इसके जो रिपल इफेक्ट होते हैं, वो रिपल इफेक्ट जो है वो खतरनाक है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है, क्योंकि आप इस तरह से 1, 2, 4, 5 सीटें जीत सकते हैं, और कुछ हो सकता है आपको लगे कि आप कुछ जगह भरपाई कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप एक बड़े प्लेन पर लूज कर रहे हैं। तो वो जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मलिक साहब ने बात कही कि भाई 40 सीटों तक सिमट रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसी संभावना दिख रही है, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो एक आपका बहुत बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश से जहां से कि आपने पहले चुनाव में 76 सीटें जीती थी और बाद में आप 60 के आंकड़े पर आकर सिमट गए, 60+ में रह गए, लेकिन इस बार आप 80 का दावा कर रहे हो, वो जो है वो कहीं से भी होता दिख नहीं रहा। जो अभी तक की सूरत बहुत बढ़िया तरीके से मलिक साहब ने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है 16 जो चुनाव है जहां वहां पर क्या स्थिति बन रही है। और राजस्थान की बात भी आ गई कि राजस्थान में तो सट्टा बाजार भी जो है वो भाव दे रहा है कि नहीं, कांग्रेस जो है वो कम से कम 8-10 सीटों पर बहुत मजबूत तरीके से है स्थिति में। तो कुल मिलाकर के जो ये सीटों का नुकसान है, और साउथ की बात तो यहाँ पर आई गई, विनय जी ने बहुत तरीके से बता दिया, बिल्कुल पूरा आ गया। और आप देखिए कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना वाला किस्सा है, ये कैसे इनको हिट करना, कर्नाटक में अभी सेकंड राउंड का इलेक्शन बाकी है, 7 तारीख को होना है, तो ये जो प्रज्वल रेवन्ना का किस्सा है, ये किस तरीके से उनको हिट करेगा। और आप ये भी देखिए कि कैसे ये प्रधानमंत्री जो कि मतलब हिंदू औरतों के मंगलसूत्रों को लेकर के मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, वो एक व्यक्ति जो कि इतनी मतलब उसमें स्कैंडल में फंस गया है, उसके ऊपर इतने यौन शोषण के आरोप हैं, वो आपके सहयोगी दल का एक कैंडिडेट है और वो सांसद है वहां से, हासन से, जहां का मामला है। तो वो पूरा, और उस पर आपकी चुप्पी है, आपकी पार्टी की चुप्पी है। आपको तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि भाई या तो हम इनसे डिसोसिएट करते हैं, आप कह दीजिए। पश्चिम बंगाल में कैसे दहाड़ रहे थे वो एक उस केस को लेकर, संदेश खाली की बात आती है, संदेश बिल्कुल ठीक है आपने, पश्चिम बंगाल में दहाड़ते हैं और यहाँ इस पे चुप्पी है। मणिपुर तो प्रधानमंत्री गए ही नहीं, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे को पूरी पार्टी ने जिस तरीके से एक बनाया ममता बनर्जी के खिलाफ, पूरा एक नेशनल नैरेटिव बनाया गया सॉरी, तो वो जो है वही पार्टी इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि वहां पर आप अलायंस में है जेडीएस के साथ में, और देवेगौड़ा का पोता है इस पूरे मामले के केंद्र में। ये चीजें जो है ये लोगों तक समझ में आ रही है, और इनके रिपल इफेक्ट जो है संजीव जी, ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होंगे, निसंदेह साबित होंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है जो आपने टाइटल दिया है कि हाँ साहब पेटी बांध लीजिए, वो हड़बड़ाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। बार बार आप उनके स्वर देख लीजिए, मोदी जिस तरीके से अब रैलियों में बात करते हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे देखिए मारना चाहते हैं, मुझे क्या कुछ तो भी बोल रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल अजीब तरीके का एक डिलेरियम में जो आदमी आ जाता है ना, डिलेरियम में जब होता है सन्निपात की अवस्था में, तो सन्निपात में जो रोगी होता है वो कुछ भी बोलता रहता है, वो बिल्कुल सन्निपात के रोगी की तरह बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि ये नरेंद्र मोदी, जिनको कि बड़ा
वाकपटु, बड़ा हाजिर जवाब, बड़ा कहा जाता था कि साहब बड़े मास्टर हैं कम्युनिकेशन के, उनका कम्युनिकेशन स्किल सारा एक बार जीरो हो गया है, इस बार एकदम जीरो हो गया है। तो वो चीजें एकदम साफ साफ दिख रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 400 पार के नारे की सारा सुर जो है एकदम धीमा पड़ गया है। कुल मिला करके संजीव जी, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कमांडिंग पोजीशन में है। मतलब ये जो 400 पार तो छोड़िए, वो जो राहुल गांधी ने आज फिर कहा, भाई जी राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि 150 पार नहीं करेंगे ये लोग। तो जो अरुण जी कह रहे थे ईवीएम वाली बात, अगर वो ईवीएम वाला मामला जो है वो वाकई में ठीक रहा और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो जो स्थितियां आ रही हैं उसमें ये कुल मिलाकर के बहुत बहुत नीचे रहने वाले हैं। जो आपका बहुमत का आंकड़ा उसके भी नीचे रह सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी जो हाल है वो ये दिख रहा है। बस हाँ, ये जरूर है कि हाँ, मुझे लगता है कि पार्टियों के साथ साथ में जो जनता है, जो जैसे हमारे आपके जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम के या और जो मंचों पर इस तरह की बातें होती है, उसमें उनको सोचना चाहिए कि जो पार्टी वोटरों से उनके वोट डालने का भी हक छीने ले रही है, यानी आपने खेल करके जो है कैंडिडेट हटवा दिया और वहां से जो है क्या कहते हैं जितवा दिया, आप उसमें पीठ ठोक रहे हो, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए। तो ये इसको लोगों को समझना चाहिए कि ये कैसी पार्टी है, क्या चाहती है ये। भाई आप चुनाव लड़िए, जीत जाइए। आप इंदौर आपकी बहुत मजबूत सीट थी, आप तो जीत ही रहते वहां से, हमेशा जीतते थे, तो आपको क्या किस बात का डर था? सूरत आपकी मजबूत सीट थी, आप जीतते थे वहां से, आपको किस बात का डर था? तो ये क्या तमाशा है? तो ये आप क्यों कर रहे हो? इसलिए ये लोगों को सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर जनता ये सब सोच करके वोट करेगी तो ये बीजेपी के लिए इस बार बहुत मुश्किल आने वाली। संजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ तो सही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल आने वाली है। और बिल्कुल ठीक तेजस्वी जी कह रहे थे कि वो 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो गई है, अभी वो राग नहीं छोड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा 400 पार जा रहे हैं, पहला दौर और दूसरा दौर बता रहा है, कांग्रेस 40 पे टिक जाने वाली है। भगवान जी जरूर कह रहे हैं 120 125 चरणों में, तो तो अपनी जगह 4 जून को साफ होगा। लेकिन हालत बहुत खस्ता है, बहुत पतली है साहेब की, उनके दल की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं यही कहूंगा, राजेश भाई ने जो कहा, भाई राजेश भाई की तो बहुत पहचान होगी, वो पायलट को फोन कर दीजिए कि गुजरात में एक 400 पार पे वहीं से शुरू। हाँ जी राजेश भाई, 400 पार पे एक खाली मजेदार बात कह दूं, गुजरात के अंदर लोग जो है बहुत बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ भी जो कुर्सियां बेचने के लिए आता है वो 400 कहता है, फिर 150 में लेके चला जाता है। ये 400 वाला ऐसा है। बहुत मलिक साहब कुछ कह रहे थे, प्लीज। मैं असल में टिप्पणी सभी से टिप्पणी यही चाह रहा था अपनी बात रखते हुए कि वो जो हम कह रहे हैं कि पेटी बांध लीजिए, झोला टांग लीजिए और प्लेन लैंड करने वाला है। मैं गुजरात हटा देता हूँ क्योंकि राजेश भाई की आपत्ति है, वो कह रहे हैं हमको बख्शी है, तो जहां लैंड करा दीजिए, जिस तरफ आप भेज दीजिए। तो आपकी टिप्पणी और सभी की छोटी छोटी टिप्पणी है। संजीव जी देखिए, जैसे कि अरुण जी ने कहा था और अभी अमिताभ जी ने भी उस बात को कहा कि ईवीएम का कुछ मामला अगर है, देखिए ईवीएम को समझने के लिए आपको ये होगा कि ईवीएम में खुद तो मोदी जी और अमित शाह बैठते नहीं है, उनके लोग बैठते हैं, प्रशासन के लोग बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। सर वो इस बार साथ है नहीं, मैं आपको बता दूं। और हमारे यहाँ कहावत है गाँव में कि जब आपका समय खराब होता है तो आपको ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट देता है, और जब आपका समय अच्छा होता है तो आप कुछ गलत भी बोलते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जैसा अमिताभ जी अभी बता रहे थे कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों, अभी तो वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। 13, 14 और 15 तक मोदी जी जब भाषण देते थे कहीं, तो प्रेस क्लब में, जैसा कि अरुण जी कहते हैं, प्रेस क्लब में कई जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, अगर कोई मैच वगैरह, अरे भाई मैच हटाओ, मोदी जी का भाषण लगाओ। और वही बुजुर्ग पत्रकारों ने 2015 आते आते ये कहा क्या लगा रखा है यार, कुछ मैच वैच लगाओ। तो हम लोगों को तो 15 में समझ आ गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब समय आपका खराब आता है तो ये सारी गलतियां होने लगती हैं, और ये गलती बहुत बड़ी गलतियां हैं जो ये इसको छोटे में ले रहे हैं। ये अभी मेरी बात की तस्दीक बहुत अच्छे से राजेश जी ने की कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेशी ये ठाकुरों का मामला चला, ये इनके गले की फांस बन चुका है और ये अभी तक इनको समझ में नहीं आया। दूसरी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सूरत वाली घटना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मोहन भागवत जी को बाहर आना पड़ा आरक्षण के लिए। ये जो मामला बना है कि थोड़े से टाइम के लिए तेजस्वी ने लाखों नौकरियां दे दी और जातीय जनगणना की बात कर दी, इससे ये लोग घबराए हुए हैं। दूसरा 400 की जो आप बात करते थे, आपके एमपीओ ने कह दिया भाई 400 क्यों चाहिए, सरकार तो 272 73 बन जाएगी, बोला नहीं हमें संविधान बदलना है। तो आपने कान खड़े कर दिए उनके बाबा वाले लोगों के, तो वो कह रहे अरे अच्छा, तो वो हाथी को ढूंढ रहे हैं बटन में। ये हो गया सर। तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आईटी सेल जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो आईटी सेल के लोग परेशान हो गए इधर।
और वो फ्री में कांग्रेस की तरफ चले गए, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां वो पैसा लेके काम कर रहे थे और आज वो कांग्रेस कहिए या विपक्ष कहिए या अगर कांग्रेस उनको बुला भी नहीं रही है, वो अपने घर से ही लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में या विरोधी के पक्ष में। वो बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बताऊं। और आप उसका नतीजा देखेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन जी के बारे में कहा कि उन्होंने भाषण दिया था, सारी संपत्ति ये कर देंगे वो कर देंगे, और तुरंत जो है लगा के वो पुराने भाषण उनको निकाल के बताया गया कि ये पूरा है, खाली मुसलमान नहीं बोला था, बाकी अल्पसंख्यक बोला था। तो इस तरह की चीजें तुरंत आना ये जताता है। इसमें लास्ट में मैं एक और कह देता हूं कि ये जो देवगौड़ा वाला फैक्टर है, बस खत्म करता हूं मैं, जैसे ये देवगौड़ा वाला फैक्टर हुआ है और अचानक ही आया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। जी जी अरुण सर, क्या कहिएगा? जो झोला उठा लीजिए वाली बात हम कर रहे हैं, उठ रहा है झोला, पेटी बन रही है, ऐसे ही कुछ संकेत है। भले ही राजेश भाई के राज्य में लैंड ना करे, लेकिन लैंडिंग उसकी जो है अब दिल्ली तो नहीं हो रही है, ऐसा समझ लिया जाए। नहीं संजीव जी, एक चीज तो पक्की है, ये मान लीजिए कि हम एक राज्य, दक्षिण की बात विनय जी ने बताई, महाराष्ट्र में कम, गुजरात में कम, मध्य प्रदेश में कम, राजस्थान में कम, उत्तर प्रदेश में कम, बिहार में कम, उड़ीसा में कम, बंगाल में कम, तो फिर आ कहां से रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात यह है, जो अभी बात कही, राजपूत समाज की बात हो रही थी, मलिक साहब ने भी कहा और राजेश भाई ने भी बताया। मैं एक बात बताऊं आपको याद होगा, करणी सेना ने भोपाल में आंदोलन किया था, सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मां बहन की गालियां दी थी और सबने देखा था। उसका इतना डर था कि किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मुकदमा नहीं चला। तो आज की तारीख में राजपूतों का जो मुद्दा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह है। मैं एक मान के देता हूं कि मेरी बात हुई थी यहाँ करणी सेना के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा था साहब इस बार हमने तय किया कि हम किसी और से नहीं कहेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे। और एक जो दूसरी चीज जो मलिक साहब ने कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जनरल वीके सिंह की जो सीट थी वो राजनाथ सिंह की भी सीट रही थी। और पूरी पट्टी में, चूंकि मैं उस इलाके में 10 साल संपादक रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में राजपूत है। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर में, उसके जिले में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपूतों के गांव में गाड़ी तोड़ दी गई थी। और उससे बड़ी चीज जो है, इन्होंने पहले कहा था कि चलो जनरल सिंह की जगह गर्ग को दिया, सहारनपुर की सीट दे देंगे, लेकिन वहां भी नहीं दी। तो सहारनपुर की बीजेपी की पुरानी नेता शशिबाला पुंडरी, जो एमएलए भी रही है, उन्होंने जिस दिन वोट था उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भाई राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, अजय सिंह बिष्ट, तमाम राजपूतों, इनके अपमान का बदला लेने के लिए वोट करने जा रही हूँ। तो ये जो अपनी स्थिति है, ये लाएंगे कहां से? लेकिन एक बात मान लीजिए कि जो प्रोपेगेंडा है, जो ताकत है, आज मेरी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, जो संविधान वाली बात आई, बहुत पुराने नेता हैं, आप भी जानते हो, नाम नहीं लूंगा यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई जिसने घर में संविधान नहीं रखा, जिस घर में पैदा हुआ उसके नियम नहीं माने, पार्टी जिसको, भारतीय जनता पार्टी जिसको टेक ओवर किया, उसका सब कुछ बदल दिया। अन्यथा कहीं ऐसा हुआ जो गुजरात मॉडल किसी ने देखा कि पूरी सरकार बदल दी? वो समकालीन नेता कहाँ है? सुरेश मेहता, राजेश भाई बताएंगे कहाँ है पुराने लोग? राजस्थान में सब घर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में ठीक है संघ चला, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो मनमानी है, वो कहते हैं कि अब सबको समझ में आ गया है, जिंदगी भर जो काम करे और बाद में कोई भी आके आगे चला जाए। संविधान का इशू है, जब पार्टी में बदल दिया है, जैसे लोग गवर्नर बनाए, जैसे लोग अपॉइंट किए हैं, बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर बहुत असंतोष है। और संघ ठीक है, मोहन भागवत आए हैं, और एक ऐसा आज तो भाजपा के एक नेता ने मुझे एक शेर सुनाया, उसमें शब्द कुछ अच्छे नहीं है, उनके लिए मैं पहले खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरा नहीं है। उन्होंने कहा, संदर्भ किसके लिए? उन्होंने कहा कि जवानी जिसकी गुजरी हो लफंगों और लुच्चों में, बुढ़ापे में भी अंदाजे हरामीपन नहीं जाता। मैं शब्दों के लिए माफी मांगता हूं, मेरे नहीं है, ये शेर है। तो आप सोच लीजिए क्या बीजेपी सोच रही है, हम और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी सोच रही है। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी सी टिप्पणी, कहाँ लैंड करेगा, कहाँ जाएगा, कौन सी कंदरा में उतरेगा, कौन सी गुफा में जाएगा? दिल्ली तो नहीं आएगा, दिल्ली लौटकर नहीं आएगा, ऐसे संकेत देखे जा रहे हैं। विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष जो कह रहा है। एक और चीज है, एक लाइन में आपको याद होगा, अपने बाल कवि बैरागी ने एक कविता लिखी थी,
उसकी एक लाइन मुझे आ रही, बोले दिल्ली राण दोगली, मतलब दिल्ली के लिए वो कहते थे कि जो ताकत लेके आता है आदमी और यहाँ खाली होके फिर लौटता है, अगर पीछे से ताकत नहीं मिली तो खत्म। लाखों वोट लेके जो सांसद पहुंचता है दिल्ली, 5 साल बाद उसकी हालत क्या होती है। तो दिल्ली लौट के जाना, अब सारे हथकंडे सबको पता है। जब रोने पे सट्टा लग रहा है, कपड़ों पे सट्टा लग रहा है, कौन कब कहां बोलेगा, जब इतना एक्सपोज हो गए हैं उसके बाद भी ये सोचते हैं, तो भाई फिर आखिर में मलिक साहब ना माने, अमिताभ जी ना माने, राजेश जी ना माने, आप ना मानो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम, क्योंकि सिस्टम वही है। अन्यथा इतनी ईमानदारी से नहीं बात करते। मैं आज थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा, चर्चा अच्छी चल रही है, 1-1 मिनट आधा मिनट। विनय सर आप भी 1-2 लाइन की टिप्पणी, फिर राजेश और आप एक शेर तैयार रहिएगा। अमिताभ भाई आपसे खत्म करूंगा, पहले आपकी टिप्पणी जिस पे हम चल रहे हैं। जी, मैं सिर्फ ये एक चीज याद दिलाना चाहता था कि वो नोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक वो चल रहा है कि अगर जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां क्या नोटा को एक प्रतिद्वंदी मान करके चुनाव कराया जाना चाहिए। सूरत में ये चीज सूरत में उठी है, सूरत में वोटरों ने कहा है कि भाई नोटा तो था, अगर सब हट गए थे, मैंने नोटा वर्सेस बीजेपी, एक नागरिक संगठन है, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, ये बोला है लोगों ने, वहां बहुत मुखर होकर वोटरों ने कहा है। जी, एक चीज मैं और कहूंगा कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता के लिए बीजेपी क्या कर सकती है। चंडीगढ़ उदाहरण है, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव इसका एग्जाम्पल है, ये किसी भी लेवल तक जाएंगे। तो जो बात हो रही, हाँ बात ये हो रही थी कि जो नैरेटिव्स के जरिए जो आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो जो न्यू मीडिया है उसमें ये किसी को भी इनर लाइन नहीं देती है, इनर ट्रैक नहीं देती है। सोशल मीडिया में जो नैरेटिव्स जो होते हैं बड़े बड़े लोगों के ध्वस्त हो जाते हैं। और मोदी जी के जो चुनाव प्रचार की जो भी टेक्निक जो है या जो उनका जो भी पीआर वो इंडियन नहीं है, इसीलिए वो धोखा खा रहे हैं और इसीलिए वो तमाम जो उनका खड़ा हुआ महल जो है वो ढह रहा है। एक बार को लग रहा था राम मंदिर बनने के बाद वो पूरा स्वीप हो जाएगा, वो नहीं टिक रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं। राजेश भाई आपकी टिप्पणी, फिर मैं अमिताभ भाई से आखिरी टिप्पणी दूंगा। जी जी, आज जो राहुल गांधी की आज जो जनसभा हुई वो भी नॉर्थ गुजरात के अंदर हुई। वहां पर कांग्रेस ने चारों जो सांसद के लिए प्रत्याशी दिए, चारों ओबीसी है और इसीलिए उन्होंने वहां पर आरक्षण का वो मुद्दा जो है उठाया। और मैंने जो 2 सीट बताई, बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा, ये तीनों सीट जो है यहीं से आ रही है। और भाजपा के और कांग्रेस के जो 17 विधायक थे उसमें से 8 विधायक यही कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं। तो अभी भी कांग्रेस इसी स्थिति में अभी ये इलाके के अंदर थोड़ी बहुत मजबूत है। दूसरी चीज ये है, जब लोग विश्लेषण करते हैं और ये पूछा जाता है कि क्या होगा, तो राजनीतिक पंडितों के अंदर भी वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, वो बोलने से हिचकिचा रहे हैं। वो अंदर से तो समझ रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर 4 सीट भी निकल जाए, लेकिन कहेंगे ऐसा लेकिन आखिरी दिन तक भारतीय जनता पार्टी, अभी तो मोदी आएंगे, क्या करेंगे, ऐसे ढुलमुल बातें करते हैं। वरना गुजरात से मैं समझता हूं कि कम से कम 3 सीट तो निकलनी चाहिए आखिर दिन तक। अगर ऐसे ही कांग्रेस ने लड़ा ये सीटों को तो 3 सीट निकलनी चाहिए गुजरात से। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ सर मैं आपसे एक अलग सवाल पे जवाब चाहूंगा, छोटी सी टिप्पणी आपकी कि जो हम देख पा रहे हैं, देखिए जनता का रुख तो साफ दिख रहा है कि कहीं वो आक्रोशित है और जो गलती दर गलती हो रही, जो अभी मलिक साहब ने कहा कि जब आपका वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठ के जाइए, कुत्ता काट लिया करता है, या आपका जब विनाश होना हो तो अपने आप बुद्धि हर लिया करता है। तो ये अभी तो बाहर से आपको कहीं ना कहीं चुनौतियां मिल रही है, वोटर चुनौती दे रहा है, लेकिन जैसे ही पंडित जो चुनावी पंडित हैं या जो विश्लेषण निकल के आ रहे हैं, कहीं वही 200 और 150 पे टिक गया, रुक गया, तो फिर पार्टी के भीतर से कैसी क्या कठिनाइयां इन दोनों के लिए पैदा होने वाली, वो दृश्य क्या बनेगा? छोटी टिप्पणी विद शेयर आपकी या कोई आपको जो देखिए बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे सिनेरियो की आपने बात छेड़ी है। दरअसल क्या है कि पार्टी के भीतर से फिर जिसको हम लोग अंग्रेजी में इम्प्लोजन कहते हैं ना, इम्प्लोड करेगी पार्टी, और जो क्योंकि जिसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पिछले 10 साल से केंद्र की राजनीति में मतलब एक अलग तरह का व्याकरण स्थापित किया है सत्ता संचालन का, और लोगों संविधान जो अपनी उनकी पार्टी का संविधान की जिस तरीके से उन्होंने उसको व्याख्याओं को बदल दिया है कि आप जो है आप चले जाइए मार्गदर्शक मंडल, और ऐसे लोगों को घर बैठा दिया, जो मैंने भी उदाहरण भी दी, उनके यहाँ लोग उसी लिए नाराज हैं।
तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों में उसको लेकर के बहुत नाराजगी है और जो सीनियर्स हैं उनमें बहुत नाराजगी है और एक हिचक है, मतलब लोगों को चूंकि अभी लग रहा है कि भाई बहुत ताकतवर है, जाहिर बात है सब कुछ चला रहे हैं। इवन संघ के भीतर बहुत नाराजगी है, जो हम लोगों को इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं कि भाई संघ के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भी इस बात से बहुत व्यथित हैं कि जिस तरीके से पहले जमाने में भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इनकी मातृ संस्था है या पितृ संस्था है, और उससे निकल के बीजेपी के लोग आते थे और एक जमाना वो था कि भाई लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भी जो है अपने आप को एक बहुत ही विनम्र स्वयंसेवक की तरह प्रस्तुत करते थे और संघ की जो है जो सारी बातें होती थी उनको अपर हैंड मिलता था। अब नरेंद्र मोदी का ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, इवन संघ जो है वो उनके आगे लाचार है, लाचार जैसी स्थिति में दिखता है। तो वो भी एक सिनेरियो है कि अगर ये चीजें कहीं पलटती हैं तो निसंदेह पार्टी के भीतर बहुत मतलब एक अलग तरह का चक्कर चलेगा, जिसकी की बहुत सारी रिपल्स आप दिखने लगी हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मीडिया में जिस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, मीडिया में जो लोग जिनके बारे में हम गोदी मीडिया जिनको कहते थे, वो लोग जो है उनके स्वर बदल रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। चाहे वो जेपी नड्डा से सवाल पूछे जा रहा हो तो उनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, चाहे राजनाथ सिंह का इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है। तमाम सारी बातें हो रही, बीजेपी के जो दावे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो नकारा जा रहा है या उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो वो चीजें दिख रही हैं जो आपको पिछले 10 साल में मीडिया में नहीं दिखी थी। वो कहीं ना कहीं एक बदलते हुए माहौल का संकेत है। तो हमें बस ये उम्मीद करना चाहिए कि जनता का ये जो एक रुख है, चाहे उसको हम नाराजगी कहें या बीजेपी से उदासीनता कहें या जो भी कह लें, कि कम वोटिंग परसेंटेज के बावजूद अगर लोग जो भी निकल रहे हैं और जिस तरीके का हमें आंकड़ा मिल रहा है सभी जगहों से, तो उससे जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको कुल मिलाकर के इनके लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं होने वाली। चूंकि आपने शेर की बात कही थी और अरुण जी ने ईवीएम का बहुत जिक्र किया था, इसलिए मुझे जब वो ईवीएम का जिक्र कर रहे थे मुझे राहत साहब का वो शेर याद आ रहा था। एक बड़ा बड़ा दिलचस्प शेर है उनका कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब मशीन जीत गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपने खत्म किया। तो ये जो है ना, हम दुआ करें कि ऐसा ना हो, हम दुआ करें कि ऐसा ना हो, हम दुआ करें कि ऐसा ना हो। वो ऐसा होने वाला नहीं है, आपने वो जरूर कहा है, ऐसा नहीं होगा, जनता जीतेगी, ये बिल्कुल मान गई। अमिताभ सर आपका, केपी जी आपका, अरुण जी, राजेश भाई और विनय जी, आप ये पूरी शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें स्पष्ट तौर पर निकलकर यही आता है कि हिंदुस्तान में जीत तो लोकतंत्र की ही होगी। जो भी कुछ होता है, कहीं ना कहीं जब आपको कष्ट होना होता है तो जो प्रभु है, ईश्वर है, वो आपकी मति हर लेता है, ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है। और आने वाले जो 5 और चरण बचे हैं तो उसमें और चीजें निकल कर सामने आती चली जाएंगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये पूरी की पूरी चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।